हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से बताई है। तो हमने क्या देखा था कि किस प्रकार से भूकंप के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा और उल्कापिंडों के द्वारा किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम पता कर सकते हैं। तो उसी प्रकार अब कुछ विद्वान भी तो आएंगे, ये भी अपनी मत को देंगे। तो इन्होंने एडवर्ड स्वेस जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों को समझना ज़रूरी है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल बनता ही बनता है, हमेशा ये क्वेश्चन बनता है कि एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें, ठीक है, या फिर सियाल क्या है, सीमा क्या है, नीफे क्या है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इस चैप्टर का ये आखिरी वीडियो है, ठीक है, ये आखिरी लेक्चर है। तो देखिए, एडवर्ड स्वेस ने क्या बताया कि पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उन्होंने क्या बताया कि पहले तो भूपर्पटी है, और भूपर्पटी यानी कि जिस पर हम रह रहे हैं, जिस पर हम निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भूपर्पटी, ठीक है। तो ये क्या है, भूपर्पटी है। तो उन्होंने क्या बताया कि भूपर्पटी के नीचे सियाल है, सियाल के नीचे सीमा है और सीमा के नीचे नीफे है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो ऊपरी परत है यानी कि जो भूपर्पटी है, ये किन शैलों से बनी, तो अवसादी शैलों से बनी हुई है। अवसादी शैलों की गहराई और घनत्व कम होती है, यही कारण है कि यह तैर रहा है। जो भूपर्पटी है, ये क्या कर रहा है, तैर रहा है, सियाल के ऊपर तैर रहा है। क्यों तैर रहा है, क्योंकि अवसादी शैलें जो होती है, इनकी एक तो गहराई भी कम होती है। देखिए, आप खुद से देखिए ना, यहाँ पे इसकी गहराई कितनी कम है। तो इसकी गहराई भी कम होती है और इनका घनत्व भी कम होता है। तो घनत्व कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सियाल पर तैरेगी ही तैरेगी, ठीक है। और इस परत का जो ऊपरी हिस्सा है, भूपर्पटी में जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, तो ऊपरी भूपर्पटी और निचला भूपर्पटी। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हल्के सिलिकेट से बना हुआ है, जबकि इसके निचला वाला जो हिस्सा है वो भारी सिलिकेट से बना हुआ है। तो ये तो थी जानकारी भूपर्पटी के बारे में। अब हमारा मेन टॉपिक आता है सियाल। तो सियाल क्या है, इसे हम इस तरह से लिखते हैं, एस कैपिटल आई स्मॉल, फिर ए कैपिटल और एल स्मॉल। आपको बुक्स में इस तरह से मिलेगा लिखा हुआ SIAL, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम दो तत्वों को ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसे कैसे लिखना होगा, एस कैपिटल, आई स्मॉल, ए कैपिटल और एल स्मॉल, ठीक है। तो सियाल क्या है, दो वर्ड SI प्लस AL यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है सियाल। इसकी रचना जो है, सियाल परत की रचना ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है, जिसे हम अवसादी चट्टानें भी कहते हैं, ठीक है। इसकी मोटाई है 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक। ये कहाँ तक फैली हुई, तो 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक फैली हुई है। और इसका घनत्व है 2.75 से 2.90। इसे हम तेजाबी परत भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ एसिड ज्यादा होता है। तेजाब किसे कहते हैं, एसिड को कहते हैं। तो और यहाँ क्या क्या है इसमें, एक तो एल्यूमिनियम पाया जा रहा है, सोडियम पाया जाता है और पोटेशियम पाया जाता है, इसकी अधिकता होती है, और इसके सिलिकेट पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसे तेजाबी परत भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा सीमा परत। तो सीमा परत क्या होती है, तो सीमा जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, ठीक है। सीमा क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है सीमा। तो इसे भी हम कैसे लिखते हैं, एस कैपिटल, आई स्मॉल और एम कैपिटल और ए स्मॉल, ठीक है। तो सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये कौन सी परत है, सीमा हो गई। इसे अच्छा क्षारीय परत इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्षार की अधिकता होती है। इसमें लोहा होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। और इनके सिलिकेट पाए जाते हैं सीमा परत में। इसकी मोटाई जो है वो 1000 से 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सियाल की जो मोटाई है, सियाल परत तो 300 किलोमीटर पे एंड हो रहा है, और ये सीमा परत 1000 से शुरू हो रही, जबकि इसे शुरू कहाँ से होना चाहिए था, 301 से शुरू होना चाहिए था, या 300 से शुरू होना चाहिए था। तो ये 1000 से क्यों शुरू हो रही, तो इसके पीछे भी एक रीजन है। अब देखिए, कोई भी दो चीजें हैं, कोई भी दो परत है, आप परत को छोड़िए, आप पहले ये चीज समझिए, कोई आपके पास दो कलर है, ठीक है। या आपको एक ग्लास दे दिया गया है, उसमें कहा गया है कि आपको दो तरह के बालू लेने होंगे। आप नीचे जो है वो बिल्कुल महीन बालू लीजिए और ऊपर में थोड़ा कंकड़ वाला बालू लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, तो पहले क्या होगा, नीचे में बिल्कुल महीन बालू होगा, ठीक है।
अब अचानक से वो जो कंकड़ वाला बालू वो स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि दोनों के बीच में एक ऐसा लेयर आएगा जिसमें आपको क्या मिलेगा, महीन बालू भी मिलेगा और वो कंकड़ वाला बालू जो है वो भी मिलेगा। तो इसी प्रकार से, या फिर आप कोई कलर मिक्स करिए तो कलर में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर आप पिंक और रेड कलर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पास एक साइड में पिंक कलर है और एक साइड में रेड कलर है, तो आपको इन दोनों के बीच में, इन दोनों कलर्स के बीच में आपको कोई ऐसा कलर देखने के लिए मिलेगा जिसमें पिंक भी होगा और रेड भी होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ सीमा और सियाल के बीच में भी होता है। जैसे ही सियाल परत खत्म होती है तो सीमा परत अचानक से शुरू नहीं हो जाती। ऐसा नहीं है कि तुरंत एल्यूमिनियम का मिलना खत्म हुआ और मैग्नीशियम मिलना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। बल्कि क्या होता है कि 300 से 1000 तक एक ऐसी परत आती है जिसमें सीमा और सियाल दोनों की गुण या दोनों की विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है। उसे हम असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? असंबद्धता। इसे मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जहां पर ऐसा परत, जहां पर दोनों परतों की के गुण या उसकी विशेषताएं पाई जाती है, उस स्थान को हम असंबद्धता कहते हैं। तो सीमा और सियाल के बीच में भी 300 से लेकर 1000 किलोमीटर तक असंबद्धता पाई जाती है। उसके बाद फिर 1000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक सीमा परत पाई जाती है, ठीक है। तो और इसका घनत्व होता है 2.90 से 4.75 तक, ठीक है। अब इसके बाद आता है नीफे परत। नीफे जो है वो निकेल और लोहा यानी कि फेरस से मिलकर बना है नीफे, ठीक है। और ये 2900 किलोमीटर से केंद्र तक फैला हुआ है और इसका घनत्व जो है वो 11 से 12 है। तो अब देखिए, अब इसका नीफे का घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा अधिक है, ठीक है। बाकी परतों के मुकाबले इसका घनत्व जो है वो अधिक है, क्योंकि यहाँ देखिए इसमें निकल और लोहा जैसी भारी धातुएं पाई जा रही हैं, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि यहाँ क्रोड में क्या होता है कि निकल और फेरस जैसी भारी धातुएं होती है, जिस वजह से पृथ्वी का चुंबकीय गुण भी बनता है और इसी वजह से पृथ्वी के कोर का घनत्व भी बढ़ता है। यहाँ का घनत्व कितना हुआ? 11 से 12 होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, देखिए कुछ नवीनतम मत दिए गए हैं कि भूकंप किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो सकती है। जैसे जितने भी वैज्ञानिक होते हैं सबका अपना मत होता है, ठीक है। तो कुछ मत जो होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, तो फिर कुछ लोग नया रिसर्च करते हैं, तो वो लोग अपने हिसाब से सारी बातें बताते हैं। तो उसी तरह नवीनतम मत हुआ है, लोगों ने नई नई रिसर्च की है। तो रिसर्च करने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि जो भूकंपीय लहरें थी, आपको याद हो पिछले वीडियो में हमने भूकंपीय लहरों के बारे में बात की थी कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, ठीक है। पी तरंगे जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन कर सकती है। एस तरंगे सिर्फ ठोस में गमन कर सकती है और द्रव में लुप्त हो जाती है। और एल तरंगे जो है वो सिर्फ धरातल पर ही गमन करती है, पृथ्वी के अंदर नहीं जाती। तो उसके अनुसार यही इन्हीं भूकंपीय तरंगों, पी तरंग और एस तरंग के अनुसार वैज्ञानिकों ने क्या किया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। जिसमें से पहला उन्होंने कहा क्रस्ट, दूसरा कहा कि मेंटल है और तीसरा क्या है? क्रोड है या कोर है, ठीक है। इन 3 परतों में बांट दिया, ठीक है। तो अब देखिए, जो क्रस्ट है या जो भूपर्पटी, इस पर हम निवास करते हैं, ठीक है। जिस पर हम निवास कर रहे हैं, जिस पर हम रह रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट या भूपर्पटी। ये सबसे ऊपर वाला जो परत होता है, जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, इसे हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी, ठीक है। तो इसकी मोटाई कितनी होती है? औसतन, ठीक है, इसकी मोटाई औसतन 33 किलोमीटर होती है। अब देखिए 0 से 33, ऐसा नहीं कि पतली है, आप खुद भी सोचिए ना कि भूपर्पटी भी जो है वो कितनी मोटी है, इसकी मोटाई कितनी ज्यादा है। तो ये कितनी पाई जाती है? 33 किलोमीटर तक। अब देखिए इसमें एक चीज क्या होता है कि महाद्वीपों में ये ज्यादा पाई जाती है, इसकी मोटाई जो है महाद्वीपों में ज्यादा और महासागरों में कम होती है। महाद्वीपों में इसकी मोटाई 40 किलोमीटर होती है, जबकि महासागरों में इसकी मोटाई 5 से 10 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब आप देखिए एक चीज कि इस तरह से महाद्वीप है, ठीक है, और यहाँ पर से महासागर आपका स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ पर से भूपर्पटी की निचली परत स्टार्ट हो जाती है। तो
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि महाद्वीप, ये महाद्वीप यानी कि जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है, ये जो स्थल है ये, और ये महासागर है। तो यहाँ पर से आप इसकी मोटाई देख सकते हैं ज़्यादा है, और यहाँ पर से महासागर स्टार्ट हो जाता है तो आप इसकी मोटाई देख सकते हैं कि कम हो गई है। तो इस वजह से महाद्वीपों के पास जो भूपर्पटी की मोटाई है वो ज़्यादा होती है, और महासागरों के पास भूपर्पटी की मोटाई कम होती है। तो महाद्वीपों के पास ये ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है, और महासागरों के पास फिर ये क्या होती है, बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है। क्योंकि देखिए ग्रेनाइट के बाद निचली परत आती है, और निचली परत किस बेसाल्ट चट्टान से बनी हुई है। महासागर के बाद क्या आता है, निचली परत जो है वो स्टार्ट हो जाती है। महाद्वीपों में 40 किलोमीटर तक की मोटाई होती है, महासागर में से 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई होती है। और देखिए भूपर्पटी, तो ऊपरी भूपर्पटी और निचला भूपर्पटी, ठीक है। तो इन दोनों की, ये ऊपरी भूपर्पटी होगी और ये निचला भूपर्पटी, और इन दोनों के बीच में एक असंबद्धता पाई जा रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, जिसमें दोनों परतों के गुण पाए जा रहे। तो इस असंबद्धता को, इस परत को कहते हैं कोनरॉड असंबद्धता, ठीक है। अब देखिए हमारा आता है मेंटल परत। तो भूपर्पटी एवं मेंटल के मध्य मोह असंबद्धता पाई जाती है। जब यहाँ से भूपर्पटी स्टार्ट होता है और यहाँ पर से निचला भूपर्पटी खत्म हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पर से इधर से ये यहाँ पर से मेंटल स्टार्ट हुआ। तो मेंटल स्टार्ट जहाँ से होता है तो इसके बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो इसे हम कहते हैं मोह असंबद्धता, ठीक है। और इसके नीचे से फिर मेंटल स्टार्ट हो जाता है। तो और इसकी मोटाई जो है वो 2900 किलोमीटर तक होती है। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के पास में रेपेटी असंबद्धता पाई जाती है। अब देखिए कोर जो है, कोर की मोटाई जो होती है वो 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक होती है। कोर की मोटाई कितनी होती है, 2900 से 6371 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। और बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है इसे हम लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। तो अब देखिए इसे हम डायग्राम से समझते हैं कि ये हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट है, इन दोनों के बीच में असंबद्धता पाई जा रही है। इस असंबद्धता को कहते हैं कोनरॉड असंबद्धता। फिर देखिए यहाँ पर से मेंटल पाया जा रहा है, तो यहाँ से मेंटल स्टार्ट हो रहा है। तो मेंटल जहां से स्टार्ट हो रहा, तो देखिए निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में फिर से एक असंबद्धता पाई जा रही है, जिसे हम कहते हैं मोह असंबद्धता। उसके बाद देखिए यहाँ पर से ऊपरी मेंटल हो गया और ये निचला मेंटल, इन दोनों के बीच में फिर से एक असंबद्धता पाई जा रही है, इसे हम कहते हैं रेपेटी असंबद्धता। उसके बाद फिर निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच में फिर एक असंबद्धता पाई जा रही है, जिसे हम गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। और बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में फिर से एक असंबद्धता पाई जा रही है, जिसे हम लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।